वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालॉग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्लीशन लेयर से आगे का कॉन्सेप्ट। डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है वो हमने कल देख लिया था। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और इसके नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है। तो एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कुछ इस तरह से कि जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड हमने बना दिया, ये हमारी डिप्लीशन लेयर है, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। पी टाइप में मैंने बताया था क्या होते हैं ज्यादा, पी टाइप में ज्यादा होते हैं क्या, होल्स। होल्स और द मेजॉरिटी कैरियर्स। होल्स को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। और ये हमारी है डिप्लीशन लेयर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इतना दूर का जो रीजन है उसे हम बोल रहे हैं डिप्लीशन रीजन। तो एक डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और जो होल्स है वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एन टाइप इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी टाइप कम है। पी टाइप से जो होल्स हैं वो एन टाइप की तरफ जाना चाहिए, करेक्ट। तो क्या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड तब तक फ्लो होते रहें जब तक दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए, और होल्स पी टाइप से एन टाइप तक फ्लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर तक फ्लो होते रहें जब तक दोनों साइड होल्स बराबर ना हो जाए। जैसे यहाँ पे 50 होल्स हैं, यहाँ पे 0 होल्स हैं। तो क्या हो कि 25 होल्स यहाँ से जाके यहाँ चले जाएं तो 25-25 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम हो जाएगा, फिर होल्स फ्लो नहीं करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो नहीं करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शुरू हो जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अब मुझे बताइएगा, एक सेकंड में ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझाता हूं कि क्या है। चलिए, अब अगर आप इस डिप्लीशन रीजन को ध्यान से देखते हो तो एक तरफ आपके पॉजिटिव आयंस हैं प्लस वाले, एक तरफ नेगेटिव आयंस हैं। तो डिप्लीशन लेयर क्या जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन रीजन जनरेट करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन क्या है, ये। बट मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को राइट से लेफ्ट नहीं जाने देगी, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे,
लेफ्ट टू राइट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो n से p टाइप जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स को p से n की तरफ रिपेल करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये कंडीशन कभी नहीं आएगी कि दोनों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है इलेक्ट्रॉन और होल्स का वो बराबर हो जाए, राइट। तो ये कंडीशन कभी नहीं आएगी। जैसे ये कॉन्सेप्ट कभी मत भूलिएगा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कल मैंने बताया था ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो होल है वो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करता है। तो ये याद रखिएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है, डिप्लीशन रीजन, राइट। सो एक नोट लिख लीजिएगा, जब आप नोट्स बना रहे हो, वैसे मैं नोट शेयर कर दूंगा। सो इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू ग्रो, पहला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन tries to go from n region to p region due to diffusion। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसे क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन करंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो करंट फ्लो होती है उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ये मैंने कल आपको बताया था। सो इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू गो फ्रॉम n रीजन टू p रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन, बट यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट electric field tries to move electron from p region to n region। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन कभी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, चार्ज न्यूट्रलिटी का, जो आपको आगे काम आने वाला है। तो चार्ज न्यूट्रलिटी, चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा ये बोलता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो concentration of doping, right, concentration of doping और width of depletion layer हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, करेक्ट। तो डोपिंग मल्टीप्लाइड बाय डिप्लीशन लेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट। डोपिंग मल्टीप्लाइड बाय width ऑफ डिप्लीशन रीजन, या इसे डिप्लीशन width भी बोल सकते हैं, क्या होता है, कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये आगे काम आने वाला है। डिप्लीशन डोपिंग इनटू डिप्लीशन विड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डोपिंग को बढ़ाते हो तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। हाई डोपिंग के लिए डिप्लीशन विड्थ कम होता है और लो डोपिंग के लिए डिप्लीशन विड्थ ज्यादा होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट आपको अब काम आएगा जब हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ बाइसिंग। टाइप्स ऑफ बाइसिंग। सो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग क्या होता है,
तो जब भी हम किसी पीएन जंक्शन, जब भी हम किसी, ऐसा बोलिए कि जब भी हम किसी डायोड में एक एनर्जी सोर्स या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है बायसिंग। व्हेन वी कनेक्ट a voltage source in a PN junction diode is called biasing। राइट, अगर किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं तो उसे बोला जाता है बायसिंग। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई पीएन जंक्शन है, उसमें हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, ना ही वोल्टेज सोर्स है ना ही बैटरी है, तो हम उस टाइप के बायसिंग को क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है नो बायस या अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो टाइप्स ऑफ बायसिंग देखते हैं कितने टाइप्स की होती है। तो बायसिंग दो तरह की होती है। पहली होती है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। तो एक एक करके दोनों को डिटेल में समझते हैं। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग एक पीएन जंक्शन बना लेते हैं इस फॉरवर्ड बायसिंग को समझने के लिए। ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, ये है हमारी डिप्लीशन लेयर, माइनस प्लस सॉरी माइनस 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 प्लस 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 प्लस। तो फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है? जब भी हम अपनी बैटरी को, जब भी हम अपनी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट कर दें, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव साइड है, ये हमारा नेगेटिव साइड है। तो अगर पॉजिटिव साइड को हमने कनेक्ट कर दिया किससे? पी साइड से, पी टाइप से, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर से, तो हम इसे क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। तो अब मुझे बताइए, मैंने बताया था आपको कि जो डिप्लीशन रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई डिप्लीशन रीजन की वजह से, फॉरवर्ड टू सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायोड जनरेट कर रहा है अपने डिप्लीशन लेयर की वजह से, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब एक दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी इस बैटरी की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये बाहरी बैटरी की, बाहरी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे ई एक्सटर्नल, राइट। तो अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है
और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आइडियली हम क्या बोल सकते हैं देख के कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, बात खत्म हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, उसके जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटरनल सोर्स। तो अगर दोनों बराबर हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जानी चाहिए, जीरो। बट यहां पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होती है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें मिल गया एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और जो होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। तो अब मुझे बताइए, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड से पी साइड जाने की कोशिश करेगा। तो एक पॉइंट लिखिएगा, because of net electric field electron tries to move from n region to p region। इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन जाने की कोशिश करेगा और जो होल है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज पी रीजन से एन रीजन में। एंड होल फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, करेक्ट। तो अब एक चीज मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, आई इलेक्ट्रॉन। और होल की वजह से जो करंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ होल ओनली। सो आई एच ओ एल ई, राइट, इसी डायरेक्शन में आई होल मूव करेगी। तो अब मुझे बताइए टोटल करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, तो टोटल करंट हमारी क्या हो जाएगी, टोटल करंट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल, करेक्ट। अब मुझे ये बताइए कि करंट कहां से कहां फ्लो होना शुरू कर देगी, तो करंट हमेशा फ्लो होना शुरू कर देगी पी से एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। तो लिखिएगा फाइनली करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, या करंट फाइनली starts to flow from P region to N region।
तो इस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। अब ये जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो क्या बताओगे आप लोग? तो करंट हमेशा, करंट का जो फॉर्मूला है, या इसे हम डायोड करंट भी बोलते हैं, ये होता है आई एस e टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस 1। यहाँ पे जो आईडी है वो क्या है? डायोड करंट, जो कि पी रीजन से एन रीजन में फ्लो हो रही है। इसे आप आई की जगह आई डी भी बोल सकते हो, दैट इज डायोड करंट। तो आई डी हो जाएगा डायोड करंट। आई एस क्या हो जाएगा? आई एस हो जाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। रिवर्स सैचुरेशन करंट। वीडी है, वीडी क्या है? वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। वीटी क्या है? ये है थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज। अब वीटी की भी, यानी कि थर्मल वोल्टेज की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो वीटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के टी डिवाइडेड बाई ई से। वीटी की वैल्यू होती है के टी डिवाइडेड बाई ई, जो कि नॉर्मली कांस्टेंट होती है। तो जो वीटी है वो नॉर्मली हम लेते हैं 26 मिली वोल्ट एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे जो थर्मल वोल्टेज है वो 26 मिली वोल्ट होता है। और जो ईटा है, ये ईटा, इसे क्या बोला जाता है? ईटा को बोला जाता है आइडियलिटी फैक्टर। आइडियलिटी फैक्टर। अगर ये क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये नहीं मिलेगा ईटा की वैल्यू, फिर भी आपको डायोड करंट तो निकालनी है, तो ईटा की वैल्यू आप क्या ले लोगे? 1, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ईटा की वैल्यू, दैट इज आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप उससे क्या ले लोगे? 1। अब देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो डायोड वोल्टेज है वो बहुत बड़ा होता है एटा वीटी के प्रोडक्ट से। अगर ये बहुत बड़ा है तो e टू दी पावर जो भी है वो -1, अगर आप एक घटा भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायोड करंट को अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं आई एस ए टू दी पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। जो जो -1 है उसे हटा दिया जाता है। अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ डायोड करंट। यहां तक क्लियर है? अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो डायोड करंट है वो हमेशा क्या होती है? एक्सपोनेंशियल। तो जो एग्जाम में आपको वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, डायोड करंट कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन अभी आया था यूपीपीएससी एई के एग्जाम में। सो डायोड करंट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज exponentially rising, exponentially rising, करेक्ट। चलिए, ये हो गया फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट, और हमने देख लिया कि जो करंट है वो पी रीजन से एन रीजन में आराम से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं रिवर्स बायसिंग का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिवर्स बायसिंग।
रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो इसके लिए पीएन जंक्शन बनाना पड़ेगा, पीएन जंक्शन डायोड। ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, और यहां पे हम बना लेते हैं हमारी डिप्लीशन लेयर या रीजन, माइनस 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 माइनस। ये माइनस है, सॉरी मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली प्लस प्लस। ये आ रहा है समझ में? ये हो गई हमारी डिप्लीशन लेयर। अब पी टाइप रीजन में मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव आयन विथ होल्स प्रेजेंट होते हैं। सो नेगेटिव आयन विथ होल्स दिखा दीजिए। और एन टाइप में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं ये नेगेटिव बाइसिंग की। तो नेगेटिव बाइसिंग में हम क्या करते हैं, जो पी रीजन है उसे हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन रीजन को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिकॉज ऑफ डिप्लीशन रीजन, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ई इंटरनल। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बिकॉज ऑफ बैटरी। तो ये भी किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम इसे बोल सकते हैं ई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारे पास फिर से दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इस टाइम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब एक चीज मुझे बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, और जो होल है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और होल हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। और एन रीजन में हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे बताइए, होल्स हमारे क्या करेंगे, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन से हमारे राइट हैंड साइड मूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली ये होल बाहर निकल जाएगा, ये होल बाहर निकल जाएगा, ये होल बाहर निकल जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव आयन ओनली। और पी टाइप से अगर हमने एक एक होल निकाल दिया तो क्या बचा, नेगेटिव आयन ओनली। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखिए, अगर हम कुछ इस तरह से बात करें तो आपको समझ में आएगा।
नेगेटिव, 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 राइट। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे होल्स को शो कर दीजिए, यहाँ वाले होल्स को हटा दीजिए क्योंकि होल्स जो है वो निकल चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन यहाँ तक आ गई, इमोबाइल नेगेटिव आयंस। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जो डिप्लीशन रीजन है वो यहाँ तक बढ़ गई। ये देखिए, ये तीनों पॉजिटिव, ये तीनों नेगेटिव। तो अब जो डिप्लीशन रीजन है वो यहां तक बढ़ गई। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ड्यू टू नेगेटिव बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। डिप्लीशन विड्थ हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन भी हमने देख लिया। तो इस करंट को आप क्या बोलोगे, इस करंट को आप क्या बोलोगे, इस करंट को हम बोलेंगे माइनॉरिटी करंट। एंड द करंट flows during this condition is called minority करंट। और माइनॉरिटी करंट के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि माइनॉरिटी जो करंट है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो माइनॉरिटी करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। माइनॉरिटी current depends on temperature। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, हर 10 डिग्री टेम्परेचर के राइज पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है या माइनॉरिटी करंट है ये इंक्रीज हो जाती है। यहां से एक और चीज आपको पता चली कि माइनॉरिटी करंट को ही रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट। और रिवर्स सैचुरेशन क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। माने फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature it doubles। यानी अगर आपकी 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो जो करंट है हमारी वो क्या हो जाएगी, डबल, दैट इज 2 मिली एम्पियर। अगर आपने फिर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब करंट कितनी हो जाएगी, 2 से क्या 3 हो जाएगी, नहीं, डबल हो जाएगी, 4 मिली एम्पियर। और ये करंट जो 1 2 4 के फॉर्म में बढ़ रही है, यही है हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट या माइनॉरिटी करंट, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर हम डायोड करंट और वोल्टेज का प्लॉट बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, तो वो कैसा बनता है देख लीजिए।
मैंने बताया था कि जो डायोड करंट है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली राइज कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है फॉरवर्ड बायस रीजन में। फॉरवर्ड बायस रीजन में यहां तक हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगी, यहां तक हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगी। इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो कि सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, यानी कि 0.7 वोल्ट तक के लिए आपको जीरो डायोड करंट मिलेगी। जैसे ही 0.7 से आप और वोल्टेज बढ़ाते हो, जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज होती है। अब बात कर लेते हैं रिवर्स बायस रीजन की। तो मैंने आपको बताया था रिवर्स बायस में करंट हमारी क्या होगी, नेगेटिव रीजन में फ्लो करेगी। तो करंट फ्लो करेगी लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट की करंट होती है ये। ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये जीरो हो रही है। बट एक ऐसा टाइम आएगा, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाए, तो एक ऐसा टाइम आता है जब करंट बहुत ही तेजी से इंक्रीज होता है रिवर्स बायस में भी, कुछ इस तरह से। इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन करंट। ब्रेकडाउन करंट। और जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हुआ है उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, वी आर, माइनस वी आर, राइट। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये क्लियर हुआ। अब ब्रेकडाउन भी दो टाइप के होते हैं। ब्रेकडाउन भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। तो पहला जो ब्रेकडाउन आपने सुना होगा वो होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन। और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन। तो चलिए पहला हम ब्रेकडाउन पे चलते हैं, दैट इज एवलांचे ब्रेकडाउन। पहली हेडिंग डालिएगा एवलांचे ब्रेकडाउन। तो इसमें हम पॉइंट वाइज चलेंगे। तो पहला आपसे पूछा जाता है कि जो एवलांचे ब्रेकडाउन है वो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है या लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एवलांचे ब्रेकडाउन occurs at lightly doped pn junction। पीएन जंक्शन। और हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी वी नो दैट फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी, चार्ज न्यूट्रलिटी मैंने अभी आपको पढ़ाया। क्या था चार्ज न्यूट्रलिटी, डोपिंग इनटू डिप्लीशन विड्थ
क्या होती है? कांस्टेंट। अब ये जो एवलांचे ब्रेकडाउन है, ये लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में हो रहा है, यानी डोपिंग कम है। डोपिंग कम होने की वजह से डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब यहां पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं? यहां पे हम डील कर रहे हैं लार्ज डिप्लीशन विड्थ। तो एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिएगा जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। डिप्लीशन लेयर विड्थ, डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस डायोड। वी आर यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस डायोड। राइट। अब एक चीज मुझे यहाँ पे बताइए, हम यहाँ पे किस कैसे डिप्लीशन लेयर कैसे डिप्लीशन विड्थ के साथ डील कर रहे हैं? हाई या लो? डिप्लीशन विड्थ क्या है? ज्यादा। तो अगर डिप्लीशन विड्थ ज्यादा है तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया कि जो एवलांच ब्रेकडाउन है उसके लिए हमें हाई रिवर्स वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। हाई रिवर्स वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक डायग्राम से देखते हैं। तो एक पॉइंट ये नोट करके लिख लीजिएगा। टू गेट avalanche breakdown, high VR is required। हाई VR यानी हाई रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। कम वोल्टेज, कम रिवर्स वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन कभी नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तब ये जाके ब्रेकडाउन होगा। तो एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ क्योंकि डायग्राम की हेल्प से हम पहले ही देख चुके हैं वही चीज, सेम चीज। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें हाई रिवर्स वोल्टेज की जरूरत है, यानी कि हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है? डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिप्लीशन लेयर भी जनरेट करता है। फील्ड। तो अब मुझे बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? हम रिवर्स वोल्टेज की बात कर रहे हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब हम रिवर्स बाइसिंग की बात कर रहे हैं। और रिवर्स बाइसिंग में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में जाएंगे और होल्स हमारे इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स पे एक फोर्स। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो फोर्स होता है वो Q इंटू ई होता है। F है फोर्स, Q है चार्ज, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हो तो फोर्स ऑन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। So due to this increased force, the velocity of electron and holes increases.
So if electric field increases, force on electron and holes increases. Force on electron and holes increases means velocity and kinetic energy of charge carrier increases. अब यहां तक हमें यह पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉन का अगर एग्जांपल लोगे तो कभी ना कभी ये डिप्लीशन लेयर से भी तो पास होगा, और डिप्लीशन लेयर में क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव आयन को अगर स्ट्राइक करता है, जाके टकराता है, अगर ये नेगेटिव आयन को जाके टकराता है तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। रिलीजेस एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जब ये नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो यहां पे एक वैकेंसी आ जाएगी, मतलब नेगेटिव आयन विथ होल, करेक्ट। मतलब अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा होल है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स भी उसी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे। तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव आयन को स्ट्राइक करेगा तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और एक होल रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक यहाँ पे फ्लडिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं हो जाता, राइट। अब हमारे पास क्या हो जाएंगे इस प्रोसेस की वजह से, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेटेड। तो दिस प्रोसेस continues, due to which large amount of electron and holes generated। अब लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे क्या, माइनॉरिटी कैरियर करंट, क्योंकि हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, राइट। सो द स्ट्राइकिंग कंटिन्यूज, so the striking continues and the diode current in reverse bias increases drastically। So diode current in reverse bias increases drastically। जो डायोड करंट है बहुत तेजी से इंक्रीज होगी रिवर्स बायस में। देखिए रिवर्स बायस में ये जो करंट है बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, ये ब्रेक डाउन की वजह से हुई है, और हम अभी पढ़ रहे हैं एवेलांचे ब्रेक डाउन। तो देखिए, so the striking continues, so diode current in reverse bias increases drastically and it is called avalanche breakdown। It is called avalanche ब्रेकडाउन। और जिस वोल्टेज पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है हम उसे बोलेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। और एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई होता है या लो होता है? वो हमेशा हाई होता है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। अब देखिए, मान लेते हैं कि करंट बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, डायोड करंट बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। डायोड का जो टेम्परेचर है
वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। और हमें पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और जब एटम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो चार्ज कैरियर्स में क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन इंक्रीज होगा तो टाइम ऑफ ट्रेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए जब एटम वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहा था वो अब टकराते हुए जा रहा है, जिसकी वजह से टाइम ऑफ ट्रेवल उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और टाइम ऑफ ट्रेवल डिक्रीज हुआ मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। कैसे, आपने न्यूटन का वो लॉ पढ़ा है, v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर टाइम डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हुई तो एवलांचे ब्रेकडाउन सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। एवलांचे ब्रेकडाउन कांट सस्टेन फॉर टू लॉन्ग। एवलांच ब्रेकडाउन अपने से खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहां पे देखिए हमारा प्रोसेस क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से एवलांचे ब्रेकडाउन खुद से खत्म हो गया। मतलब इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कितना है, पॉजिटिव। इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही हमने इंक्रीज किया करंट हमारी डिक्रीज होना शुरू हो गई, राइट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो जो जनरेट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन और होल्स उनकी संख्या में भी कमी आएगी, जिसकी वजह से डायोड करंट में कमी आएगी। तो इनडायरेक्टली टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से डायोड करंट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो हमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट शो करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मैंने आपको आज ग्रुप में भी पूछा था, टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। तो अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो, टेम्परेचर अपने आप बढ़ता जाता है, तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। मतलब अब आपको टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो अब आपको एवलांच ब्रेकडाउन कराने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। सो एट टेम्परेचर इंक्रीजेस ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हमारा जीनर ब्रेकडाउन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।